नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉट्स एरा पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 2025 के लिए हमने एक खास पहल शुरू की है, एनटीपीसी टॉपिक 2025। इसके अंतर्गत हम लोग एनटीपीसी रेलवे से जुड़े जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको डिटेल में और टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पूरा पाषाण काल और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता। इन दोनों टॉपिकों से जितने भी क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, उनको डिटेल से डिस्कशन की जाएगी और एक्स्ट्रा कुछ जानकारियां भी इसमें ऐड की गई है। ये मेनली जो सीरीज है इसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को करेंगे और इससे इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी उसको अच्छे से करेंगे। ठीक, लेक्चर शुरू करने के पहले एक अहम जानकारी। हमने फोकस टॉपिक 2025 नामक एक सीरीज चला है जिसमें कि 2025 में आने वाली जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो, जहां से 100% एक नए क्वेश्चन आएंगे, वो सारी टॉपिक एक एक करके कवर की है। इसमें लेक्चर पहला है और इसके अंतर्गत हमने जीएसटी को कवर किया है। जीएसटी इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इवन करंट अफेयर्स भी, और लास्ट में एक एमसीक्यू सेशन है। अगर आप ये लेक्चर्स देख लिए तो जीएसटी के जो टॉपिक है आपका मजबूती से कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। सो प्लीज़ चेक कीजिएगा। चलिए हम लोग अब अपने सेशन पे वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आदि मानव जो थे उनके मनोरंजन का मेनली साधन क्या हुआ करता था? तो शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वह मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर था। उनका भोजन मेनली जो था क्या? मांस और कंदमूल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पूरा पाषाण के बारे में। पूरा पाषाण काल, जिसे पालियोलिथिक एज भी कहते हैं, प्राचीन मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण है जिसे पत्थर का पहला ही भाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, आरंभिक, मध्य और निम्न पूरा पाषाण काल में बांटा गया। उनमें से पहला भाग है और इसकी तिथि जो है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की है। ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके हम एक एक करके विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसकी समय अवधि, ये जो है प्लाइस्टोसीन युग से संबंधित है, जब जलवायु बहुत ठंडी होती थी। यहाँ जो उपकरण है यूज किए जाते वो पत्थरों के बने होते थे, हड्डियों के बने होते थे और लकड़ी के उपकरण होते थे, जैसे औजार खुरचने के लिए, काटने के लिए, शिकार करने के लिए उपयोगी होती है। इसके अंतर्गत जो है एक दो औजारें सबसे ज़्यादा चर्चित है। पहला हैंड एक्स, हस्त कुल्हाड़ी, और दूसरी है फ्लैक। इनकी हमें उत्खनन में भारी मात्रा में संख्याएं प्राप्त हुई है। आवास, पूरा पाषाण कालीन लोग जो है आवास करते थे, गुफाओं में, पैर और प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे। और इनका जो है आग जो था, इनके लाइफ में एक टूल था जो कि उनके जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए यूज किया जाता था। आजीविका, लोग शिकारी संग्राहक हुआ करते थे, हंटर गैदरर्स, और जंगली जानवरों का शिकार और जड़, फल, फूल का संग्रह क्या करते थे। इनका जो जीवन होता था वो छोटे छोटे समूहों में बटे होते थे और अपने सामूहिक शिकार और सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग भी महत्वपूर्ण होता था। कला और संस्कृति के बारे में, पूरा पाषाणकालीन कला और संस्कृति जो है, इसमें हमें एक प्रारंभिक गुफा चित्रकारी मिली है जिसमें कि जानवर, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया। इसमें जो है सबसे बेस्ट उदाहरण आपका है भीमबेटका, जो कि हमारे एमपी में पड़ती है, और विदेश के सापेक्ष में लॉस कॉक्स जो कि फ्रांस में है। ये गुफा चित्रकारी है, दोनों गुफाएं चित्रकारी हैं। यहाँ धार्मिकता, यहाँ कोई संगठित धर्म नहीं था। हाँ, लोग प्राकृतिक और जानवरों के प्रति अपना सम्मान और आदर भाव दिखाते थे। पूरा पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल, पहले हमने चर्चा की है भीमबेटका, जो कि
मध्य प्रदेश में, फिर बेलन घाटी ये यूपी में पड़ती है, और एक नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये सारे पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूरा पाषाणकालीन का अंत करीब 10,000 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी डेट लाइन याद कर लें, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000, ये इम्पोर्टेंट है। और इसे मेसोलिथिक काल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखें। दूसरी क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। देखिए ये सर्वप्रथम पालतू पशु थे, लेकिन यहाँ में पूछा गया है नवपाषाण के सापेक्ष में, तो क्या होगा, भेड़, जो कि सेकेंड थे। फर्स्ट कुत्ता हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट, और यहाँ में पूछा गया है नवपाषाण काल के सापेक्ष में, तो भेड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। सर्वप्रथम अगर बोले तो कुत्ता, जिनकी तिथि 15,000 ईसा पूर्व के आसपास कहाँ, पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। इसके बाद भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में मनाया गया, और यही टाइम क्या है आपके नवपाषाण काल का। एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। अब ये देखिए सुअर का देख लेते हैं हम लोग। सुअर का 9,000 ईसा पूर्व के आसपास, बकरी 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली कैट आपका 7,500 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा और गधा ये दोनों 4,000 ईसा पूर्व। ये टाइमलाइन मेनली एक रेफरेंस है, आपको वही दो ही याद करना है, भेड़ और कुत्ता का। चलिए अब नवपाषाण काल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज भी कहा जाता है, प्राचीन मानव इतिहास का यह वह चरण है जब मनुष्य ने कृषि का विकास किया। ये इम्पोर्टेंट है। और अस्थाई जीवन, और नवपाषाण काल में ही लोग अस्थाई तौर पर रहने लगे, बसने लगे, बस्तियां निर्माण करने लगे। और इसका टाइमलाइन आप याद करके रखें, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नवपाषाण काल के बारे में हम कुछ चीज़ जानते हैं। अनेक तरह की विशेषता है, उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला इसकी समयावधि, तो समयावधि आप देख लिए यहाँ 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास। नवपाषाण काल मेसोलिथिक काल के बाद आता है, ये इम्पोर्टेंट है। यह मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। अब नवपाषाण कालीन कृषि का विकास किस प्रकार उसे देखते हैं। मनुष्य ने खेती करना, यहाँ खेती स्टार्ट हो गई थी, और अनाज के तौर पर गेहूं और जौ उगाया जाता था, और गाय, बकरी, भेड़ ये लोग पालन शुरू हो गया था। औजार, पत्थर के औजारों को अधिक चिकना और परिष्कृत किया जाने लगा, और यहाँ दरांती, फावड़े, कुल्हाड़ी का उपयोग होने लगा, और मिट्टी के बर्तन की भी बनाने की भी यहाँ क्या हो गई, प्रारंभ शुरुआत हो गई। आवास, यहाँ गुफाओं के वजह, अब गुफाओं में लोग नहीं रह रहे, कहाँ चले गए, अब अस्थाई मकानों का निर्माण स्टार्ट कर दिए। घर जो होते थे मिट्टी, लकड़ी और ईंटों से बनाए जाते थे, गांव की स्थापना होने लगी। यहाँ की जीवन शैली, सामूहिक जीवन और समाज का विकास हुआ। वस्त्र बनाने का और सूत और कपास का उपयोग भी यहाँ से प्रारंभ हो गई, और कपड़ा जो है करघे का आविष्कार ने और सूती कपड़ा के निर्माण को बढ़ावा दिया। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में नजर डालते हैं। यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी, विशेषकर प्रकृति। हमारी जितने भी आदिम इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, प्रकृति को बहुत महत्व दिया जाता था, और मृतकों की दफना की प्रथा भी थी। यहाँ की कला और शिल्प जो थी उसमें काफ़ी अधिक सुधार हुई और डेवलपमेंट हुआ। व्यापार का आरंभ इसी युग में हुआ। सामानों का विनिमय हुआ,
कौन सी पद्धति? बार्टर पद्धति, मतलब चीज़ों का आदान प्रदान करके। किसी के पास मान लीजिए सूती वस्त्र है, उन्हें चावल चाहिए, तो इस लिहाज से ये इंटरचेंज कर लेते थे, क्योंकि तब रुपया या पैसा का चलन नहीं हुआ करता था। अनाज, मिट्टी के बर्तन और उपकरण का व्यापार हुआ करता था। अब नवपाषाण कालीन स्थल देखते हैं तो मेहरगढ़ ये आपके पाकिस्तान में पड़ती है, बुर्ज़होम ये आपके कश्मीर में, चिरांद अपना बिहार में। इनका महत्व, नवपाषाण काल ने मानव समाज को कृषि, अस्थायी निवास और संगठित समाज की नींव प्रदान करी। सबसे इम्पोर्टेंट होती है अस्थायी निवास, कृषि और संगठित समाज की नींव प्रदान की। यह मानव इतिहास का ऐसा चरण है जिसने सभ्यता के विकास को क्या की? दिशा, एक डायरेक्शन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? क्योंकि हड़प्पा जो कालीन स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का नाम ही हड़प्पा की खोज के कारण हुआ, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट नगर हो गए, आंसर हो जाएगी हड़प्पा है। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब, इनका कुछ हिस्सा इंडिया में है और इनका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, ये मेनली पाकिस्तान वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। हड़प्पा नामक स्थल में हुई उत्खनन से मैं हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण इसे क्या नाम दिया जाता है? हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यह प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। यह लगभग, इसका टाइमलाइन जरूर याद रखें, 2500 से 1750 BC। इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। यह सभ्यता जो मैंने लिखा, भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी तंत्र जो है उन्हीं के आसपास डेवलपमेंट हुआ, और इनमें से मेनली 6 शहर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहली हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान में है पड़ती है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा और धोलावीरा गुजरात। इन क्षेत्र का जो लोकेशन है वो आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो सिंधु सभ्यता है ये मेनली अपने शहर नियोजन के रूप में जाना जाता था। यहाँ की जो शहर व्यवस्थित है ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान रखें। यहाँ पक्की ईंटों के मकान और सड़कें बनाए जाते, और सड़कें जो होते थे समकोण होते थे, इस तरह के मेनली। अब और बेहतरीन तो बोले थे इस टाइप के। और यहाँ जो घर हुआ करती थी, इसका दरवाजा मेन सड़क के पीछे तरफ हुआ करती थी। और यहाँ ये मेनली अपने जल निकास के लिए भी जानी जाती है। यहाँ स्नानागार भी मिले हैं जो अत्यधिक मतलब विकसित अवस्था में थे। और कृषि और अर्थव्यवस्था, यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ और जौ और तीसरी कपास है। यहाँ पे भैंस और बैल, पवित्र पशु एक श्रृंगी बैल को माना जाता है। इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता था। और लोथल एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। उद्योग और शिल्प, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, गहने, सील बनाए जाते थे। तांबे, कांसे, पत्थर के औजार का भी निर्माण और व्यापार किया जाता था। लिपि और भाषा, सिंधु घाटी की लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं गई, लेकिन इसकी जो चित्रलिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। जनरली हम लोग राइटिंग करते, ये पेज हुई राइटिंग, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ से ऐसे करके लिखते थे। लेकिन भाव चित्रात्मक में क्या होती थी, पेज है आपका, आपने यहाँ से स्टार्ट की उल्टे साइड से, और फिर यहीं इधर से ही लिखते हुए ऐसे ऐसे करते हुए आप एंड करते हैं पेज को। ये भाव चित्रात्मक, और इसमें जो भाव है वो चित्र के माध्यम से समझाया और बताया जाता था। धार्मिक जीवन, लोग मातृ देवी और पशुपति यानी शिव का ही एक रूप है, उनकी पूजा करते थे। वृक्ष का, जानवरों का, विशेषकर पीपल और बैल का जो है पवित्र माना जाता है। इसमें भी एक श्रृंगी वाला जो बताए थे। प्रमुख उपलब्धियाँ,
यहाँ जल प्रबंधन उच्चतम कोटि की थी, नगर नियोजन अच्छी थी और व्यापारिक नेटवर्क भी था और अद्भुत कला और शिल्पकला थी। अब सभ्यता का जो पतन है लगभग 1750 ईस्वी के आसपास हुई, जिसका रीजन जो है बताया था एक जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, क्योंकि सिंधु तंत्र के आसपास बसे थे तो बाढ़ के कारण हो सकता है और सूखा या आर्यों का आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इनका महत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और शहरी परंपराओं की नींव रखी। यह सभ्यता मानव इतिहास में अद्वितीय स्थान है रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, किस प्रकार बोल सकते हैं? तो इस कारण कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक गांव की सभ्यता थी, अनार्य सभ्यता थी। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है। अनार्य कौन हो गए? सिंधुवासी बोल सकते हैं, जबकि आर्यों ये मेनली वैदिक युग के टाइम के लोग थे। कसम केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा, अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का जो है अनार्य होना अत्यधिक प्रमाणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, किसमें? तो यह है कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। इसी आधार पर से ये फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेगी, तांबे और टीन से मिलकर कांसा बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो ऑब्वियसली गाय उस टाइम में परिचित नहीं थे। हाँ, घोड़े से परिचित थे बट पालतू के रूप से नहीं। और मुद्राओं में अधिकतर जो इनकी सील वगैरह होती थी उसमें क्या एक श्रृंगी बेल चित्र मिलता था। इन्हें पवित्र पशु के रूप में भी माना जाता था। हड़प्पा संस्कृति के एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित होती है और जिसके दाहिने ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय एवं घोड़े की मृद मूर्ति नहीं मिली है। हाँ, ये सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित होती है? तो किनकी? पशुपति नाथ की। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर सील पर 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं और एक गेंडा, भैंसा, दाएं और हाथी और व्याघ्र है। इसे पशुपतिनाथ के रूप में यानी अर्थात शिव के रूप में माना गया और इसे आद्य शिव बताया गया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किनकी? तो अभी जस्ट चर्चा हुई पशुपतिनाथ की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इन्होंने तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 1873 ईस्वी के बीच। ये टाइमलाइन आप याद कर लें। बहुत सारे सर्वेक्षण हुए और बहुत सारे पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त की थी। इस आधार पर इन्होंने काफ़ी जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? ये क्वेश्चन जो है यह क्लियर नहीं किया गया कि कौन सी सभ्यता, हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध, क्योंकि सारे जितने भी यहाँ इतिहासकार हैं सारे किसी न चीज़ से जुड़े हुए हैं। व्हीलर ये आपके हड़प्पा से जुड़े हैं। इन्होंने सर्वेक्षण किए थी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। डी गोस्वामी आपका कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं और ये भी आपके इतिहासकार माने जाते हैं। बौद्ध और अशोका के टाइम में काफ़ी सारी इनकी रिसर्च मिलती है। तो इनमें तो सारे को जुड़ा हुआ है लगभग सभी। ठीक, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या थी? तो मेनली अंतर क्या थी? पहली वाली ग्रामीण थी, ये आपकी ग्रामीण थी और ये शहरी सभ्यता थी।
मेनली यही अंतर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, इनकी जो लिपि थी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, अज्ञात है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में 400 अक्षरों का प्रयोग किया जाता था और इसी कारण सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता था? मोहनजोदाड़ो। ये क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इसको मैंने रखा है। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो आपके सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान पड़ते हैं। यह एक डिस्ट्रिक्ट है लाड़काना। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख नगर है। यह सिंध प्रांत में पाकिस्तान के लाड़काना जिले में होती है और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है आपका? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है बृहद स्नानागार है। ये आपका पश्चिम से 1.5 मीटर के आसपास एक चबूतरे पर निर्मित है और पूर्व में पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा है और दक्षिण में 5.86 मीटर चौड़ा है। मार्टिन व्हीलर ने इसे अन्नागार बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 27 प्रकोष्ठ पाए गए हैं। नेक्स्ट है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल किस प्रांत में स्थित है? ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत। ऑप्शन नंबर ए। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि सिंधु तंत्र के आसपास थे तो वहाँ से जाहिर होता है कि यहाँ के लोग जो है कृषि से जुड़े होंगे, कृषि कर्म में लिप्त होंगे। सिंधु वासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तक उसकी सहायक जो नदियाँ थी प्रतिवर्ष उर्वर मिट्टी बहा कर लाती थी और इसमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी और यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न कौन थे? गेहूँ और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो लोथल है, डॉकयार्ड भी बोलते हैं इसे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदानगर जिले की भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्व भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज किसने की? SR राव ने। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कालीबंगा ये आपके राजस्थान में है, रोपर और रंगपुर तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान में है। आंसर नंबर ए। हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उमरी जिले के आधुनिक साहिवाल रावी नदी जो है वहाँ के बाएं तट पे है। इसका क्षेत्रफल के अनुसार ये दूसरा सबसे बड़ा नगर। पहला कौन है? मोहनजोदाड़ो और दूसरा आपका आ गया हड़प्पा और दोनों ही पाकिस्तान में है। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं? पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करते हैं? आलमगीरपुर। इसको इस प्रकार याद कर लें, आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये मेनली यूपी का एरिया पड़ता है और स्थान का नाम बोलेंगे आलमगीरपुर। ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, नाम है देमाबाद। और नॉर्थ हमारी जम्मू और कश्मीर के आसपास पड़ती है, यहाँ एक क्षेत्र है मांडा। और साउथ में आपका सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान के आसपास पड़ती है। ये आपका मेनली एरिया हो गया। और ये सब जो थी वो सिंधु नदी तंत्र के
आसपास के एरिया है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी पुरास्थल कौन? सूतकांगेडोर, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ती है। उत्तरी पुरास्थल मांडा, ये जम्मू और कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद, ये कहाँ पड़ते हैं? आपके महाराष्ट्र। इन्हें याद रखिएगा। आगे, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो कौन सा स्थल नहीं था? ये बालाकोट। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान। बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में आपका। ये बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी हुआ था, ये उससे भी आप जोड़ के याद रख सकते हैं। यह क्या था? एक बंदरगाह नगर था। इसमें सीप उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, ये आप इम्पोर्टेंट रखें। हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं था? कुम्हार का, चक्र का, आग का, लोहा का, गेहूं का। तो आंसर हो जाएगा आपका लोहा का। लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। लोहे से कौन से परिचित हो? तो प्रारंभिक वैदिक लोग। हड़प्पा के लोगों को सोना, चांदी, तांबा, सीसा का ज्ञान था, और इसके खुद ऐसे गेहूं, जौ के दाने भी मिले हैं, बट लोगों ने लोहे का ज्ञान, केवल लोहे के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? हमारी जितनी भी सभ्यताएं हुए, उसका जो मेनली मेजरमेंट जो है ना, वो वहाँ में उत्खनन में पाए गए बर्तन, वो बर्तन को मिट्टी के बने हुए थे। इन्हीं से बहुत सारी कार्यक्रम और कार्यकाल का निर्धारण किया गया। तो आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मृद भांड, इन्हें मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं। मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ऋग्वेदिक कालीन मृद भांडों में काले और लाल मिर्च की प्रधानता। रंग बोलिएगा आप, ठीक। ये कभी कभी पूछ देते काला और रेड एंड ब्लैक, ये जो बर्तन है किसका संकेत है? तो याद रखिएगा ऋग्वेदिक कालीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे, बिल्कुल बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई थी, एक सभा भवन की, बिल्कुल सही बात है। घर का निर्माण योजना में और खुला चौक मुख्य लक्षण होता था। तो उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी में घरों का निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा और में पक्की ईंटों का, वो भी कितनी उन्नत सभ्यताएं थी, सोच सकते हैं आप। और प्रत्येक आवासीय भवन के भी जितने भी घर होते थे, वहाँ एक आंगन हुआ करता था, ये तो मेनली होता था, बहुत इंपॉर्टेंट। और 3 या 4 और 5 कमरे होते थे, लगभग 3, 4 और 5 रूम होते थे, और एक रसोई घर भी होती थी, और स्नानागार भी। और यहाँ जो ये मोहनजोदाड़ो जो है, ये बेसिक एक दुर्ग से घिरा हुआ था, जो लगभग 750 वर्ग मीटर के आकार का एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा भी मिली है, और जो 20 स्तंभों 20 पिलर पर टिकी हुई थी। और कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग देखा गया, जैसे कालीबंगा। यहाँ मेनली कच्ची ईंटों का प्रयोग देखा गया। कैसे कच्ची, कैसे कालीबंगा, इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान निम्न है। सिंधु घाटी सभ्यता जो मेनली रूप से जानी जाती है किसके लिए? शहर योजना प्रणाली के लिए, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ की जो सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, और इसके साथ ही क्या 90 डिग्री पे रोडें काटती थी, और मकानें पक्की होती थी, कहीं कहीं कच्ची ईंटें, जैसे हम लोग देखें कालीबंगा। और नाली और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमें सबसे ज़्यादा उत्खनन के थ्रू मिलता है। वहाँ से जो चीज़ें खुदाई से निकली, उसके तहत हम एक अनुमान के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यक्रम और वहाँ की घटनाओं का एक अनुमान के आधार पर ही हमने उसे गठित किया है। तो पुरातात्विक उत्खनन से इसका सही आंसर हो जाएगा। और ख़ास बात है कि अभी तक यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई। अगर लिपि पढ़ी गई तो काफ़ी चीज़ें पुनर्व्यवस्थित होंगी और नई नई चीज़ें होगी, क्योंकि अनुमान कहीं ना कहीं आगे जाके प्रभावित तो होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? यह है इंपॉर्टेंट आपका तांबा।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तांबा है। और इसकी प्रारंभिक तिथि 5000 BC के आसपास थी, लगभग नवपाषाण काल के आसपास। और इसका जो प्रारंभिक उपयोग बोलिएगा तो कहाँ? इराक, उत्तरी इराक में 8700 ईसा पूर्व के आसपास। दोस्तों, आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगले टॉपिक के लिए आपकी क्या राय है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आप NTPC टॉपिक 2025 की किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों, अगली बार मिलते हैं एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें और अपने सपनों को हासिल करें। धन्यवाद।